हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं हायर एजुकेशन में। आज का टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को कैसा एजुकेशन चाहिए, और वो एजुकेशन का जो काम है वो हमारे एनवायरनमेंट से, या फिर हम लोग जो एजुकेशन लेंगे वो कैसे हेल्प कर पाएगा हमारे एनवायरनमेंट को। जैसा कि आप पहले जानते होंगे कि हम लोग जब गुरुकुल में थे, जब एजुकेशन हमारा गुरुकुल से हुआ करता था, तब लोग नेचर के बहुत करीब रह के पढ़ाई करते थे। जैसे कि वो या तो जंगल में होता था, या फिर मतलब लोग बहुत रिलेटेड क्लोजली रहा करते थे नेचर से। बट हम लोग का जो अब का एजुकेशन है वो नेचर से हम लोग क्लोज नहीं है। हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए और नेचर को हम लोग अब केयर नहीं करते। तो इसी चीज में हम इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नेचर को अपने सामने लेके आएंगे, या नेचर से इंटरेक्ट होंगे, ताकि नेचर जो है, नेचर के हम लोग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जो है वैल्यू एजुकेशन के साथ नेचर एजुकेशन भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन किसको कहते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग पर्सन जो है, महापुरुष जो है, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया है अपना अपना। वो डेफिनेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। लिखा हुआ है अ गुड सॉरी अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, value education is aggregate of all process by means of which a person develops ability, attitude, and other forms of behavior, the positive values of society in which he lives। तो ये हो गया सीवी गुड का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कौन सा पर्सन ने दिया है ये थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि सब स्टेटमेंट ना सिमिलर जैसा लगता है, इसीलिए थोड़ा याद रखिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू इंडियन Indian nation M. K. Gandhi, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost। मतलब महात्मा गांधी जो है इंडिया के फादर जो हैं, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन हम लोग कहते हैं इनको। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अगर वेल्थ लॉस कर गए तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, हेल्थ लॉस किए तो कुछ नुकसान हुआ, बट अगर कैरेक्टर लॉस किए तो सब कुछ का नुकसान हो गया। मतलब हम लोग पूरा का पूरा लॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, ऐसा कहा गया है इनके द्वारा। According to the National Conference on Minimum Curriculum Standard for Primary Stage organized by NCERT in July 70, मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था मिनिमम करिकुलम का, किसके द्वारा कराया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा, जुलाई 70 में। emphasized the importance of in calculating in the students moral spiritual values which form a part of culture, honesty, kindness, charity, tolerance, courtesy, sympathy and compassion। ये सब जो है आप कभी एनसीईआरटी का बुक में देखे होंगे, तो ये सब के बारे में लिखा हुआ रहता है। उसके इसके डेफिनेशन या फिर इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहता है, ताकि लोग बुक खोलते समय या बुक पढ़ते समय इन सब चीज़ों को पे ध्यान दे सके। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एजुकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट और पॉइंट्स है उसी में। द नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी इन नवंबर 76 in the context of International Education Year, recognized in the relevance of the importance of Gandhian values in reforming education। 1976 में ईयर घोषित किया गया था इसको, इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर। तो अगर पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर सबसे पहले कब अनाउंस किया गया था, किसको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1976 को। और गांधीयन वैल्यूज जो था एजुकेशन में उसी को रिफॉर्म करना था। नेशनल policy on education had laid considerable emphasis on value education by highlighting the need to make education a forceful tool for cultivation of the social moral values। मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद था कि इम्फेसाइज करना, मेन टारगेट यही था कि सोशल और मॉरल वैल्यूज को एक स्टूडेंट के अंदर भरना, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, सोशल चीज़ों को समझ पाए, मोरल चीज़ों को समझ पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं पे कहा, मतलब कह सकते हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारा खुद से हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और बस में आप सीट पे बैठे थे और कोई
विमेन आई, प्रेग्नेंट विमेन समझ लीजिए, प्रेग्नेंट विमेन आई और वो आपके बगल में खड़ी है, तो ये एक मोरल एजुकेशन है या मोरल वैल्यूज है कि ये जो, अगर हम ही हैं यहाँ पे तो ये हम सीट छोड़ दे इस वुमेन के लिए। ये मोरल वैल्यूज है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, या फिर अगर किस जो नीडी है एटलीस्ट हम उसको वो जो मेरे पास है अगर पॉसिबल है तो हम उसको दे सकते हैं। तो यही चीज है इसमें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मेन फोकस यही रखा गया था कि सोशल और मॉरल वैल्यूज को स्टूडेंट के अंदर भरा जाए या डाला जाए। द पॉलिसी स्टार्टेड दैट इन आवर culturally plural society, education should factor in universal and eternal values oriented towards the unity and integration of our people। और इस पॉलिसी का क्या मेन मतलब था, तो उसके बारे में ये लिखा गया है, यूनिटी और इंटीग्रेशन लोगों के अंदर भरना, जहाँ पे स्टूडेंट्स में यूनिटी हो, और स्टूडेंट्स में यूनिटी होगा तो वो जब ग्रो करेंगे तो वो सारा का सारा वैल्यूज हमारा सोसाइटी में दिखेगा। डॉक्टर कोठारी कमीशन जो था 1964 से 66 ट्राई टू एम्फसाइज द वैल्यू democracy, socialism, equality of all religion. He attached great importance to achieve skills through science and technology and also balance development of human values। कहने का मतलब है कि डॉक्टर कोठारी जो है वो एम्फेसाइज किए थे किस पे, डेमोक्रेसी पे, सोशलिज्म पे, इक्वालिटी पे, इक्वालिटी कहने का मतलब रिलीजन की इक्वालिटी पे। ही अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अचीव स्किल्स थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी ग्रेट स्किल्स को अचीव करना है वो कैसे करना है, साइंस एंड टेक के थ्रू करना है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए ये सब सोशल वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इन सब टर्म में, किससे रिलेटेड ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टडीड इंडियन बैकग्राउंड एंड केम टू द कंक्लूजन दैट रिलीजियस एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसी वजह से एजुकेशनल जो स्टडीज है वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में। इसी वजह से 1986 में इसको हटा दिया गया था, और उसी जगह पे क्या लाया गया, वैल्यू एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य सेक्युलर कंट्री है इंडिया, सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो इसीलिए 1986 में सबसे पहले ये कहा गया कि रिलीजियस एजुकेशन पॉसिबल नहीं है इंडिया में, और इसके जगह पे हम लोग वैल्यू एजुकेशन को ला सकते हैं, जिससे मोरल एजुकेशन को स्टूडेंट्स में पढ़ाया जा सके या बढ़ाया जा सके। In pre-independence and after independence, several commission and committees recommended character education, religious education and moral education। यहाँ पे कैरेक्टर एजुकेशन के बारे में कहा गया है, रिलीजियस एंड मोरल के बारे में कहा गया है। रिलीजियस के बारे में आपको बताया भी जस्ट कि यहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, moral and religious education were broadly defined and point into value education। कहने का मतलब यह है कि 1986 में मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन को सबसे पहले बताया गया था, क्या था, वैल्यू एजुकेशन। ये 1986 में, तो सबसे पहले याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1986 में, और मोरल और रिलीजियस एजुकेशन को डिफाइन किया गया था वैल्यू एजुकेशन में, तो ये भी 1986 में। नेक्स्ट, Dr. Gawande, 1994, had tried to investigate types of value and their areas। He noticed the following types of value and their areas। तो definition of human value, तो ह्यूमन वैल्यू का डेफिनेशन क्या क्या है, तो ये सब कॉमन सा चीज है। ट्रूथफुलनेस, एक इंसान ट्रूथफुल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए हमेशा। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब है कि वो कुछ अच्छा चीजों को समझे, अच्छी चीजों को बताए, अच्छा चीजों पे ध्यान दे, ना कि कुछ गलत या खराब करे। सेक्रीफाइस, अब जैसे कि अभी थोड़े से देर पहले जो एग्जांपल दी, बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सीट आपके पास है और कोई प्रेग्नेंट वुमेन आके बस पे चढ़ती है जिसके पास सीट अवेलेबल नहीं, तो ये क्या होगा कि एक मोरल वैल्यू है जिसमें हम क्या करेंगे, ये सीट इनको दे देंगे। तो वही कह रहा है, टू हेल्प विदाउट सेल्फिश मोटिव। अब बताइए, वुमेन को आप जान नहीं रहे,
ये विमेन कौन है नहीं जानते, बट हाँ ये देखे कि नहीं ये नीडी है, इसको जरूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने सीट को दे दिए कि इसमें मेरा सेल्फिश, मतलब इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है कि हमको कुछ मिलेगा, बट हम इसमें हेल्प कर रहे हैं उस वुमेन की, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल है, सेक्रीफाइस सिर्फ इतने में हम एक बाउंड्री नहीं कर सकते, बाइंड नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज को देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि सपोज करें, ऐसे तो आजकल ये देखने का सच दिखता ही नहीं है, वो मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, आपको बहुत कस के भूख लगा है, बहुत तेज भूख लगा है, तो कोई बहुत बूढ़ा आदमी आया आपके पास और वो कहा कि हम खाना नहीं खाए, और आपका जो खाना था आप उसको दे दिए, और आपके पास और पैसा भी बचा हुआ नहीं फिलहाल, तो आप क्या करेंगे, आप अपना खाना अगर इनको दे दिए, तो आप क्या है, आप जो सेक्रीफाइस किए हैं यही है सेल्फिश मोटिव। मतलब विदाउट सेल्फिश मोटिव, कहने का मतलब आपका वहाँ पे मोटिव जो था वो उनको खाना देना था, जिसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट है सिंसियरिटी, टू वर्क विद स्टिपुलेटेड टाइम एज एन असाइन। सिंसियरिटी कहने का मतलब आपको अपने आप में सिंसियर होना पड़ेगा, किसी के कहने के बाद आपको सिंसियर नहीं होना है। सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रखना है। अल्ट्रुइज्म, टू बिहेव विद अदर्स विद लव एंड कंसीडर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस फर्स्ट। अल्ट्रुइज्म कहने का मतलब हर कोई भाईचारे के साथ रहेगा, मिलजुल के रहेगा, कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा, बुरा भला नहीं करेगा, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक विजन। तो जो डेफिनेशन है वो साइंटिफिक विजन, हमारा क्या रीजन है, उसका क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसका क्या रीजन है, ये साइंटिफिक विजन को भी हम लोग को एक्सप्लोर करना है। तो ये कुछ है ह्यूमन वैल्यू का डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स। तो आप इस पॉइंट्स को एटलीस्ट याद रखिएगा, इस पॉइंट्स में बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट्स नहीं है जिससे आपको आंसर करने में मुश्किल होगा। आप याद रखिएगा, ट्रूथफुलनेस, कंस्ट्रक्टिविटी, सेक्रीफाइस, सिंसियरिटी, सेल्फ कंट्रोल, अल्ट्रुइज्म एंड साइंटिफिक विजन। नेक्स्ट है नेशनल वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। Each country has its own independent constitution in which specific value are included. मतलब हर कंट्री के पास अपना एजुकेशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ उसका स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे कि इंडिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, अमेरिका में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, तो वही है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेरिका में अप्लाई नहीं कर सकते, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिक वैल्यू है जो पर्टिकुलर कंट्री पे फॉलो होता है। दे आर कॉल्ड नेशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसी को नेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कहते हैं। फॉलोइंग वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला सोशल वैल्यू, each country preserve some values according to its culture. These values are preserved and land protected. Dr. Chillen has fixed following values in Indian society: pity, self-control, universal brotherhood, honesty, respect and faith. तो हम लोग जब इंडिया में हैं और इंडिया में जन्म लिए हैं, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे जगह में हैं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे जो हमारा है पास्ट रहा है, इतिहास रहा है, बहुत अच्छा इतिहास रहा है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कुछ ही चीजों को फॉलो करते हैं। सोशल वैल्यू के बारे में कहा गया है, इच कंट्री प्रिजर्व इट्स सोशल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इट्स कल्चर। हमारा जो कल्चर है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारा कल्चर है, और उस तरह के हम लोग सोशल वैल्यूज को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल वैल्यूज। Many professionals are existence and their each profession has got its own independent values. प्रोफेशनल जो है का एग्जिस्टेंस है और हर प्रोफेशन का इंडिपेंडेंट वैल्यू है। जैसे कि आगे देखते क्या है, फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ टीचिंग प्रोफेशन: नॉलेज, ट्रस्ट, सिंसियरिटी इन प्रोफेशन, रेगुलरिटी इन एंड फेथ। तो प्रोफेशनल वैल्यूज भी अलग अलग है, और क्या क्या प्रोफेशनल वैल्यू है, तो नॉलेज, ट्रस्ट, क्या कितना नॉलेज है उस पर्सन को, सिंसियरिटी इन प्रोफेशन, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कितना सिंसियर उसको करने के लिए, एंड रेगुलरिटी एंड फेथ। ये सारा हो गया प्रोफेशनल वैल्यू। नेक्स्ट है रिलीजियस वैल्यू। Each religion has got its independent status, principle and rules. Following values are included in Buddha religion. तो कहने का मतलब है कि हर एक कंट्री या हर एक कंट्री में भी जो जितने भी रिलीजन है, हर रिलीजन का अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है।
प्रिंसिपल है और रूल है, वो जो भी है वो अपना अलग अलग है। फॉलोइंग वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन बुद्धा रिलीजन: विजडम, कैरेक्टर एंड पिटी। बुद्धा रिलीजन में इसको ऐड किया गया है। सम वैल्यूज आर कॉमन फॉर ऑल रिलीजन वेयर सम वैल्यूज आर अटैच्ड टू एज पर्टिकुलर रिलीजन ओनली, दे आर स्पेशलिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीजन। कहने का मतलब रिलीजियस वैल्यू में यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी चीज जो हम लोग देख पाते हैं या फिर मतलब हर एक रिलीजन का जो है अलग अलग कस्टम होता है, कल्चर होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रिलीजन कस्टम कल्चर भी है जो सबके लिए कॉमन है। अब इसका कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं, लेकिन बट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि हर एक रिलीजन का अलग अलग कस्टम है, कल्चर है, लेकिन कुछ में कॉमन भी हो सकता है, ये चीज कहा गया है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। अभी तक हम लोग वैल्यू एजुकेशन देखे, अब आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। एनवायरमेंटल एजुकेशन enables learner to develop a structure of knowledge about the world and seek knowledge that they can develop throughout their lives। कहने का मतलब है सिंपल सा है कि हमको इन्वायरमेंट का केयर करना है। यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट का केयर नहीं करते। जब जैसे कि आपको ऑलरेडी अभी बता दिए कि गुरुकुल में हम लोग जो थे वो नेचर के करीब रहा करते थे, और नेचर को हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं दिन दिन। तो वो चीज आज खत्म होता जा रहा है। वो खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि हम लोग का जो इंटरेक्शन नेचर के साथ है वो बहुत कम हो गया है, तो हम लोग नेचर से इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं। तो इसी चीज को इनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन लाया गया। Environmental education empowers learner by enabling them to participate in a sustainable future. Thus, the foundation for lifelong learning is laid by environmental education. तो सस्टेनेबल जो ऐसा फाउंडेशन है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन का लाइफ लॉन्ग हम लोग के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं हमारा जो स्टडीज है एक टाइम के बाद हम उसको बंद कर देते हैं या खत्म कर देते हैं आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड कहीं पे भी, या फिर जॉब या बिजनेस करने लगे। बट जो हमारा एनवायरमेंटल रिलेटेड एजुकेशन है वो हम हमारा लास्ट एज तक चलता है। हम पेड़ लगा रहे हैं, हम सब्जी उगा रहे हैं, या फिर जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा चीज जो है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। तो इसलिए कहा गया है दैट्स द फाउंडेशन फॉर अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम लोग लाइफ लॉन्ग इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक बार एजुकेशन ले लिए तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है हमारे लिए। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्या पर्पस, क्या मीनिंग है इसका? Concept of environmental education was first formalized by International Union for the Conservation of Nature, IUCN। देखिए यहाँ पे IUCN है, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। इन 1970 एट द मीटिंग इन नेवाडा, यूएसए। ये नेवाडा यूएसए में मीटिंग हुआ था कब? 1970 में। As process of recognizing values and classifying concepts in order to develop skill and attitude necessarily to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and biophysical surrounding। कहने का मतलब है कि इस एजुकेशन का मेन पर्पस ही यही है कि इंटर रिलेटेड जो है किसके किसके बीच में, मैन, कल्चर और बायोफिजिकल सराउंडिंग्स के बीच में, उसको बताना। जैसे कि हम नेचर से लेते हैं, नेचर हमको कुछ देता है, नेचर हमसे कुछ लेता है, कुछ इस तरीके का जो रिलेशन है, इसी रिलेशन के बारे में इसमें कहा गया है। तो वही चीज इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो हम लोग को बताता है इंटर रिलेटेडनेस अमंग मैन, कल्चर एंड बायोफिजिकल। अगर पूछा जाएगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या एजुकेट करता है या क्या टर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है, तो इंटर रिलेटेडनेस बिटवीन अमंग मैन, कल्चर एंड बायोफिजिकल सराउंडिंग। Environmental education was recognized and its development was recommended by the world's community as the measure for the understanding, protecting, and improvement of the environment as its quality। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब ही है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपना अच्छा सा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छे लेवल का
वाटर देंगे, अच्छे लेवल का ऑक्सीजन देंगे। अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं करे तो आने वाले जनरेशन में वाटर क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि वाटर स्ट्रेस हम लोग रख नहीं पाए अभी तक। वायु अगर एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे कि आप दिल्ली का हाल जानते ही होंगे, हर कुछ भी होता है वहाँ पे दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये सब चीज़ है कि हम लोग को इसको एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना है चीज़ों को, ताकि कंजर्व करना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग भी उसको यूटिलाइज कर पाए। द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, उसके बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1991 मेड एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इंडिया में सबके लिए कंपलसरी कब हो गया? 1991 में। किसके द्वारा हुआ, किसके ऑर्डर से हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखें। सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन in partnership with departments of education and academic institutions carried out teaching training in environmental education। ये चीज कहा गया यहाँ पर। तो तीन पार्टी यहाँ पे कौन कौन है? सेंट्रल एनवायरमेंट, सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एंड ये दो हो गया इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। हाँ, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तीन पार्टी है। इन तीनों ने कैरी आउट किया टीचिंग आउट ट्रेनिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी with regard to environmental protection has been laid down article 48A of our constitution, which reads the follows: the state shall endeavor to protect and improve the environment and the safeguard and forest and wildlife of the country। तो ये चीज कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है कि हम लोग द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, इम्प्रूव द एनवायरमेंट, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये किस आर्टिकल में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 48A में लिखा गया, 48A में लिखा गया। और सबसे पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन को ऑल लेवल पे लिए कंपलसरी किया गया था, किसके द्वारा? ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कब किया गया था? 1991। The policy, national policy on education 86 stated there is a paramount need to create consciousness of the environment. It must permeate all ages and all sections of society beginning with child। कहने का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि हर किसी को कॉन्शियसनेस रखना, यानी कॉन्शियस रखना होगा इन्वायरमेंट के प्रति, ताकि हर स्टेज के लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। हर स्टेज के लोग कहने का मतलब कोई बच्चा भी है तो वो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक एज होना जरूरी नहीं है। कोई एल्डरली पीपल है तो वो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप की जरूरत नहीं है। ये चीज में कहा गया। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 envisages the environmental education to be imparted in an infusion model in upper primary and secondary stages of school education, with an aim to bring about sensitivity towards the environmental education। कहने का मतलब यहाँ पे है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एम्फेसाइज कर रहा है that environmental education to be imparted in an infusion model up in the upper primary secondary stage and of education level, with the aim about the sensitivity towards the environmental education। तो कहने का मतलब ये है कि 2005 का जो फ्रेमवर्क आया उसमें अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज मतलब जो स्कूलिंग है उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन के सेंसिटिविटी को, उसके डीपनेस को, डेफनेस को, या फिर जो नेसेसिटी है उसको बताया जाएगा, एजुकेशन में दिया गया, शामिल किया गया। इंटरनेशनल बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूएनईपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ
Environment and Forestry and Center of Environmental Education have also been active in supporting environmental education. तो मतलब environmental education बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम environment नेचर को खत्म कर दिए तो जो बैलेंस है हमारा सर्दी गर्मी और बरसात या फिर जो भी है हम लोग जो फूड खाते हैं ये सब कुछ, ये अगर एक बार चेन टूटा तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग खाने मतलब ये कभी धूप कभी बाढ़ कभी सब कुछ हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना है, इसीलिए स्टूडेंट्स लेवल पे मतलब बेसिक लेवल पे भी लोगों को सिखाना है, यही चीज में कहा गया है। टुडे environmental education, the formal education system in India, it handle three level. It is composite subject called environment at primary school level. तो प्राइमरी स्कूल लेवल पर एनवायरनमेंट है जो कंपोजिट सब्जेक्ट है। इट इज इन्फ्यूज्ड इनटू एनवायरनमेंट इन रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट मिडिल स्कूल में रेगुलर सब्जेक्ट बना दिया गया इसको, और सेकेंडरी एंड इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एट द कॉलेज लेवल पे इसके लिए एक सब सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया जिसका नाम आप देखे होंगे सुने होंगे, ईवीएस है, एनवायरमेंटल साइंस। द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन respective state administrator institute for pre-service teacher training courses. The training of environmental studies is placed under both science and social studies, simply recommended by NCERT. तो सिलेबस को रिकमेंड किया गया है ईबीएस का एनसीईआरटी के द्वारा। ये हो गया एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। नेशनल काउंसिल ऑन टीचर एजुकेशन हैज रिकमेंडेड environmental education as a chapter in its overall syllabus and guidelines for B.Ed college in the country. तो B.Ed colleges में भी आपको environmental studies से related आपको कोर्स मिलेगा। The NCERT State Council of Educational Research and Training and District Institute of Educational Technology are largely involved in service training in India. NCERT भी NCERT, SCERT, SCERT and DITE are largely involved in service training in India. तो मतलब आप ये समझिए जितने भी इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा गया इससे फोकस किया हुआ है कि हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को एनहांस करना है, अच्छा बनाना है नेचर को, और उससे रिलेटेड स्टडीज कराना है। ग्रीन टीचर अ डिस्टेंस, हाँ ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इज अ डिस्टेंस कोर्स इन environment education for practicing teachers launched by Center for Environment Education, Ahmedabad in India, collaboration with Commonwealth of Learning, Canada in 2005. This is 1-year diploma program for teachers and educators. अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया ग्रीन टीचर, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पे ग्रीन टीचर किससे रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है, जो अहमदाबाद में शुरू हुआ था, किसके कोलैबोरेशन से, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा 2005, इसमें 2005 में इसको जोड़ा गया था, कोलैबोरेट किया गया था। और ये क्या है, 1-year डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, किस सब्जेक्ट में, एनवायरमेंट एजुकेशन पे। ये हो गया एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में, ग्रीन टीचर एनवायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो हमारा एम क्या है, क्या पर्पस है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स for increasing general level of public environment awareness, developing skill, solving environmental problems and maintaining and improving the quality of life. And the यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पे समझिए कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाना है, डेवलप स्किल बढ़ाना है, ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए और उसको अच्छा और अच्छा कर पाए जो हमारे पास अभी करंट है, और बिगड़ने ना दे। The aim of environmental education has been modified to emphasize environmental education for sustainable development, which has broader implications not only for the environmental education but also for the development, poverty, population and gender. तो कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग डिसाइड किए ताकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम इस गोल को अचीव कर ले। जैसे कि सपोज कर लेते हैं जैसे कि 2025 में टारगेट लिया गया है कि हम टीबी को इंडिया से हटा देंगे, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है कि हम स्टेज बाय स्टेज टीबी को कैसे हटाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, एक ड्यूरेशन होता है, एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन तक हम इन चीज़ों को खत्म कर देंगे या अच्छा कर देंगे।
उसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एम्फेसाइज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। क्या है, सिर्फ उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही नहीं, सिर्फ उसके डेवलपमेंट को भी बताएंगे, पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे और जेंडर को भी बताएंगे। ये सब चीज़ में डिस्कस करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट environmental education will promote environmentally sustainable society throughout the world। तो इसका ये पर्पस भी है कि environmental सस्टेनेबल सोसाइटी को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो प्रमोट करना है environmental education को। Environmental education can develop students' skill and knowledge to deal with current environmental learning. It can increase student critical ecology awareness of both local and global environments। तो ये सिंपली हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि करंट इन्वायरमेंट का लर्निंग, क्रिटिकल इकोलॉजी, उसका अवेयरनेस, ग्लोबल इन्वायरमेंट सब कुछ इसमें बताता है। Environmental education often develops environment-related school community partnership and youth program outside the formal education। इसको डेवलप किया गया है स्कूल कम्युनिटी में पार्टनरशिप करके यूथ को फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़ाना, ताकि इन्वायरमेंट को समझ सके और प्रोटेक्ट कर सके। सिंपली यही समझे कि इन्वायरमेंट का मतलब प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट एजुकेशन का मतलब है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को अच्छा करना, ताकि हम उसको आगे भी यूज कर पाए। नीड फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, क्या पर्पस, क्या नीड है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हेंस द rationale of for environmental education arises the result of the following। कहने का मतलब हम लोग का मेन काम ही है यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसका फॉलोइंग रिजल्ट है। एजुकेशन एनवायरमेंट इज द बेसिक ऑफ लाइफ, ऑल लाइफ, एंड देयरफॉर डिजर्व्स प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट। तो अगर इन्वायरमेंटल के बारे में कोई पढ़ रहा है तो वो प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट कर सकता है इन्वायरमेंट का। इफ इन्वायरमेंट इज थ्रेटन्ड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, numerous problems which would constitute a danger to human existence would arise। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को खराब करते जाएंगे और तो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे भी खतरा मंडरा सकता है, ये कहा गया है। द एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज विच शुड बी हैंडेड डाउन टू प्रोस्पेरिटी। कहने का मतलब ये ही है यहाँ पे कि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट, हम लोग उसको हेरिटेज और कल्चर मानते हैं और उसको अच्छे से हम लोग को रखना है, ये चीज कहा गया है। Some resources of environment are not easily replaceable and should be managed on the sustainable basis to prevent the extinction of certain components of the environment such as plants and animals। तो सपोज करिए कि अगर मान लीजिए सारा का सारा प्लांट को हम दुनिया से हटा दें तो जो डिसबैलेंस होगा नेचर में, ऑक्सीजन लेवल घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। जब ये सब चीज होने लगेगा तो एक समय के बाद हम लोगों के पास एक्सटिंक्शन का खतरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ना प्रॉपर फूड मिलेगा ना प्रॉपर वाटर मिलेगा और क्या होगा, प्रदूषण जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को लेकर कहा गया है यहाँ पे कि हम लोग वो कोई भी चीज को खत्म नहीं होने देना है, नहीं तो फिर हम लोग इस चीज का जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत बुरा होगा फ्यूचर में और भुगतेंगे इसको। देयर इज नीड टू एनहांस सैनिटरी aesthetic quality of our environment in order to promote healthy living। हेल्दी लिविंग को प्रमोट करने के लिए एनवायरनमेंट को क्वालिटी को एनहांस करना होगा। द एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर इट्स ओन सेक। मतलब हम लोग अपने लिए ही एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, क्योंकि ये नेचर का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या क्या है? तो अवेयरनेस होना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एटीट्यूड होना चाहिए कि हमको एनवायरनमेंट को बचाना है, एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, मोटिवेशन होना चाहिए उसको, स्किल होना चाहिए, मतलब कैसे पेड़ लगाया जाए, कैसे पौधा लगाया जाए, कैसे सब चीज़ों को किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे पेड़ के डाली को काट के नया पेड़ बनाया जाए, ये सब स्किल होना चाहिए। पार्टिसिपेशन, वो इन्वॉल्व होना चाहिए इस चीज में, इसमें काम करने में। एजुकेशन एबिलिटी, एवेल्युएशन एबिलिटी, तो वो चीज़ों को एवेल्युएट कर पाए और अप्लाई कर पाए चीज़ों पे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, EESD।
Environmental education is a learning process that increase people's knowledge and awareness about the environment and associated challenge, develop the necessary skill and expertise to address the challenges, and forests, fosters attitudes, motivate and commitments to make informed decision to take responsible action. तो यूनेस्को तब्लिसी डिक्लेरेशन 1977 में ये सब अनाउंस किया गया था कि हम लोग एजुकेशन देंगे पीपल को, अवेयर करेंगे नेसेसरी स्किल्स को और एक्सपर्टाइज को, ताकि वो मोटिवेट हो पाए या फिर अच्छे से वो क्या करे, इन्वायरमेंट को अच्छा कर पाए, बढ़िया कर पाए. Environmental education has been placed at the center of efforts to achieve sustainable development goal of last several decades. मतलब पिछले कई सालों दशकों से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एफर्ट, मतलब हम लोग इसमें एफर्ट लगा रहे हैं ताकि इसको हम अचीव कर पाए. इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज एजेंडा 21 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे है. एजेंडा 21 अगर क्वेश्चन पूछा जाए किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से है. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड. इसमें हम लोग वैल्यू और एनवायरमेंटल एजुकेशन को देखें. तो ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, ताकि हम लोग अपने एनवायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कोशिश करें पेड़ लगाएं, और पेड़ लगा के उसको, और नए पेड़ को कट ना करें. ठीक है, ऑलरेडी जो है उसको बचाएं हम लोग. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, थैंक यू.